हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में नवंबर मंथ का ये हमारा फोर्थ और लास्ट वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अभी विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 नवंबर को। हर साल दुनिया भर में 21 नवंबर को ये वर्ल्ड टीवी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 21 नवंबर को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में, जिसकी थीम रही थी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। फिर है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसों को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड ने। तो अभी स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसों को अपने एबरडीन शहर में लॉन्च किया है। तो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को कम करने के प्रयास में ऐसा किया गया है। तो ये जो बसें होंगी ना, ये वाटर वेपर का उत्सर्जन करेंगी, जबकि जो ट्रेडिशनल बसें होती है जो पेट्रोल डीजल से चलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, जो कि हवा को प्रदूषित करती हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दूं, ब्रिटेन ने अभी 2030 से पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, वही वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। देखो, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडनबर्ग है और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। फिर है, किस देश ने सक्रिय रूप से गिद्धों की संख्या को बढ़ाने के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को शुरू किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को लॉन्च किया है, क्योंकि भारत में गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। तो इस परियोजना का उद्देश्य है देश में गिद्धों की संख्या में संरक्षण और सक्रिय वृद्धि करना। देखो, वैसे तो भारत में गिद्धों की 9 दर्ज प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से 4 गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है, और इसी कारण से ये वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को शुरू किया गया। फिर है, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है। तो इसके तहत राज्य सरकार अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देने के लिए 2 किस्तों में 400 रुपए देगी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा भूटान। तो इस कार्ड के जरिए भूटान के जो अब नागरिक होंगे वो भारत में रुपे नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। इस कार्ड का जो पहला चरण था ना, वो 2019 में लॉन्च किया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए हुए थे। तो इसके तहत भारत के नागरिक भूटान के एटीएम पर, वहां की पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर लेन देन कर सकते थे। और अब इस दूसरे चरण के शुरू होने के बाद भूटान के नागरिक भी भारत में इसका लाभ उठा सकेंगे। देखो, भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी है नगल्ट्रम और प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शरिंग। फिर है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है। अब इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना में दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अभी तो वैसे इस योजना को राजस्थान के 4 जिलों में शुरू किया गया था, जल्दी पूरे राज्य में शुरू कर दिया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य यही है, इसमें गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण मिलेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। और जो उनको ये 6,000 रुपए मिलेंगे ना, ये 5 चरणों में मिलेंगे। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी इसको शामिल किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। फिर है, किस राज्य ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ये पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना शुरू की है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर है, किस शहर के पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया? तो आंसर होगा कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है ये कोहिमा। तो इसके नॉर्थ पुलिस स्टेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो ये नागालैंड का पहला गवर्नमेंट ऑफिस है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, आईएसओ मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो हमने पढ़े थे अभी तक। जैसे कि भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ये पहला शहर बना था आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला फॉर
FSSM सर्विस। FSSM मतलब फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। उसके अलावा उड़ीसा पहला राज्य बना जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला। अब ये जो कोहिमा है ना, ये कैपिटल है नागालैंड की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर RN रवि। फिर है अभी भारत ईट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा रवि किशन को। तो भारत ईट ये इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है और अभी इसने एक्टर रवि किशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्मृति मंदाना आप जानते हो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। राजकुमार राव सिस्का ग्रुप, सिस्का के LED वगैरह आते हैं, तो उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने और आयुष्मान खुराना से आपको याद आता होगा अभी यूनिसेफ ने उन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अभी टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार बने थे ये आयुष्मान खुराना। फिर अभी हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना, तो आंसर होगा RBI। तो अभी RBI ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक बन गया है। बैंक के फॉलोवर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है और इस तरह से RBI ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बन गया है। अच्छा, ये बैंक ऑफ घाना अभी आपको याद होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था इसको। RBI की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। फिर अभी किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और उन्होंने अभी महा आवास योजना शुरू की। तो इस योजना के तहत राज्य के लगभग 8.5 लाख बेघरों को यानी कि होमलेस पीपल को 100 दिन के अंदर घर बनाकर दिए जाएंगे और ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। तो ये घर बनाने का काम अगले साल 21 फरवरी से शुरू किया जाएगा। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और इनके पास ही गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस है, ये भी याद रखो। फिर है मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी मछली पालन के लिए चल रही योजनाओं के सफल संचालन और मछली उत्पादन के लिए अभी उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। एक्चुअली अभी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य को चुना। अब ध्यान से सुनना, समुद्र किनारे वाले राज्यों में उड़ीसा टॉप पे रहा, पहाड़ी व उत्तर पूर्व राज्यों में असम टॉप पे रहा और मैदानी राज्यों यानी कि इनलैंड स्टेट की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट चुना गया। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। फिर अभी हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया, तो आंसर होगा नैनीताल। तो भारत का पहला मॉस गार्डन ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपा ताल में स्थापित किया जा रहा है। मॉस ये एक, इसे आप काई कह सकते हो। तो यहाँ इस मॉस गार्डन का उद्घाटन किया प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने और इसे बनाने का उद्देश्य है लोगों को स्पीशीज ऑफ मॉस और बायोफ्राइट्स के बारे में अवेयर करना। अब भारत का पहला मॉस गार्डन ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बना है। तो उत्तराखंड की कैपिटल देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल इसकी गैरसैंण बन गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर अभी हाल ही में सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर होगा अंडमान सागर में। तो अभी भारतीय नौसेना ने सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के साथ अंडमान सागर में 2 दिनों तक चलने वाला ये सिटमैक्स अभ्यास का आयोजन किया। ये 23 से लेके 25 नवंबर तक चला था अंडमान सागर में। अच्छा, कुछ और एक्सरसाइजेज जो अभी हुई है उनका एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक तो अभी मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था नवंबर में, जो इसका पहला चरण हुआ था वो 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हुआ था बंगाल की खाड़ी में और दूसरा चरण जो अभी 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चला था उत्तरी अरब सागर में। अब कौन कौन सी देश की नौसेना इसमें पार्टिसिपेट करी इस बार? इंडिया, जापान, USA और पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। उसके अलावा जिमैक्स एक्सरसाइज 2020 हुआ था भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज फुल फॉर्म हो गई इसकी।
उत्तरी अरब सागर में हुआ था ये। एक सुरक्षा कवच नाम का अभ्यास हुआ था महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में, महाराष्ट्र के पुणे में। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। एक पैसेज एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एक इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। और कैरेट नाम का एक्सरसाइज हुआ था, एक नौसैनिक अभ्यास यूएसए और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी में हुआ था ये। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में वाइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली इस हेल्थ सर्विस और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी स्मृति मंदाना मैं आपको बता चुका हूँ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रोहित शर्मा, अभी इनका नाम काफी न्यूज में रहा। एक तो फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर बने, उसके अलावा डॉक्टर ट्रस्ट जो कि मेडिकल अपैरेटस बनाने वाली कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। और इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला इनको, तो ये भी याद रखना। बाकी सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे वैसे ये। उसके अलावा अभी भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब का राज्य चिन्ह भी घोषित किया था इनको। फिर अभी एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा आनंदा। आनंदा मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। तो अभी एलआईसी ने आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो इस एप्लीकेशन की मदद से कस्टमर डिजिटली पॉलिसी को पूरा कर पाएंगे, मतलब उन्हें खुद आने की जरूरत नहीं होगी, वो घर बैठे बैठे एप्लीकेशन में अपनी पॉलिसी को पूरा कर पाएंगे। देखो एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर है हाल ही में किसे आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो कौन है ये हमारे कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है 3 साल के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर के ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, आईपीयू से आपको कुछ याद आता होगा, अभी दुअर्ते पचेको ये आईपीयू के नए प्रेसिडेंट बने थे। फिर है हाल ही में इंडिया बुल्स ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया, तो आंसर होगा दीनबंधु महापात्रा को। तो अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने दीनबंधु महापात्रा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दीनबंधु महापात्रा ये बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एमडी सीईओ हैं। अच्छा, फिर बैंक ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? ये हैं अतनु कुमार दास, जिनको अभी जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर भी बनाया गया था। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की सीएमडी बने। और के गोपाल कृष्णन आरबीआई ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया था। फिर एक किसे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नसीरुद्दीन शाह को। तो अभी जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनके साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारे, एक का नाम है नील चौधरी और एक का नाम है इरावती कर्णिका, इनको भी आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस साल के पुरस्कारों का विषय रहा था थिएटर, और इस साल के पुरस्कारों का विषय थिएटर पर केंद्रित था। ध्यान से समझना मेरी बात को। नसीरुद्दीन शाह को तो कौन सा पुरस्कार मिला? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, जबकि इन दोनों को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक शब्द का अंतर है, कला शिखर और कला किरण। बाकी डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश लेखक हैं, 2020 का बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए। और इनके साथ हमेशा मैं आपको याद कराता हूं, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ने। ये नीदरलैंड से हैं
और इन्होंने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता 2020 का, और ये पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे युवा लेखिका भी बनी। फिर है किस बैंक ने देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस ईएमआई सुविधा को शुरू किया है, जिसका उपयोग रिटेल स्टोर पर किया जा सकता है। तो कार्ड के उपयोग के बजाय बैंक के ग्राहक अब खुदरा दुकानों पर यानी कि रिटेलर शॉप पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या पेन नंबर या ओटीपी का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल मशीन को यूज कर सकेंगे। अच्छा, कर्नाटक बैंक अभी इसने कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान शुरू किया था। एक इसने अभी नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया था। उसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक अभी आरबीआई ने इसे मोरेटोरियम पीरियड में रखा था। अच्छा चलो, एक प्रश्न आपसे, अगर आपको पता है तो बताओ। मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बताया था लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किस बैंक में किया गया। बाकी एचडीएफसी बैंक अभी मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था। फिर एक गाली रंगू नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शेख ख्वाजा हुसैन। तो प्रसिद्ध तेलुगु कवि, पत्रकार और पटकथा लेखक हैं ये शेख ख्वाजा हुसैन, और इन्होंने ये बुक लिखी थी गाली रंगू, और इसके लिए इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। इन्हें देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ताडिकोंडा में हुआ था। क्या नाम है? शेख ख्वाजा हुसैन। बाकी चित्रा बनर्जी देवा करूनी, इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है द लास्ट क्वीन। गुलजार कवि गीतकार हैं ये। अभी इनके जीवन पर एक बुक रिलीज की गई थी जिसका नाम क्या है? बोस्कियाना। और टी बंदोपाध्याय, इन्होंने भी बुक लिखी है अभी जिसका नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। फिर अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति को। तो सुप्रसिद्ध परोपकारी लेखिका और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं ये सुधा मूर्ति, और अभी इनको परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी एस हरेश मलयालम लेखक हैं ये, और जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता इन्होंने। हरिहरन की बात करेंगे, केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था, मलयालम फिल्म निर्माता हैं। पॉल जाचेरिया 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। फिर है अभी किसने एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर का फाइनल जीत लिया? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। ये रशिया से हैं, ये याद रखना। और अभी इन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया। इसमें इन्होंने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराया। बाकी देखो, ऑप्शन से भी मैं आपको कुछ रिवाइज करवाता हूँ। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ये याद रखो। और इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं, और इस साल का यूएस ओपन जो हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता। बाकी राफेल नडाल ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और इस साल का फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता। उसके अलावा 1000 एटीपी मैच जीतने वाले ये दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बने, राफेल नडाल नाम है इनका। फिर है अभी किस राज्य के गवर्नर ने इसरो के अध्यक्ष को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। और कर्नाटक के गवर्नर का नाम क्या है? वाजुभाई वाला। उन्होंने अभी 21 नवंबर को ही इसरो के अध्यक्ष के शिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। एक्चुअली में विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। फिर है सिम्बेक्स 2020 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी 23 नवंबर को ही भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में ये सिम्बेक्स 2020 नाम से अभ्यास शुरू हुआ था। ये इसका 27वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? अंडमान निकोबार में। सिम्बेक्स का मतलब होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर है भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2023 में। एक्चुअली में पिछले साल 2019 में जब G20 समिट हुई थी जापान के ओसाका में, वहां पे ये घोषणा की गई थी कि 2021 में इटली इसकी अध्यक्षता करेगा और 2022 में इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा। पर अभी जो नवंबर में G20 समिट सऊदी अरब में हुई थी, वहां पे कुछ चेंजेस किए गए। वहां बोला गया कि 2021 की जो G20 समिट होगी उसको तो होस्ट करेगा इटली,
लेकिन 2022 वाले को होस्ट करेगा इंडोनेशिया, फिर 2023 वाले को इंडिया होस्ट करेगा और फिर 2024 में ब्राजील। अच्छा, 2023 से आपको याद आता होगा अभी आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को भी स्थगित कर दिया, जो पहले नवंबर 2022 में होने वाले थे, अब वो फरवरी 2023 में होंगे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। उसी तरह से मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2021 में होने वाले थे, उनको भी 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है अभी आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा संजू सैमसन को। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ये संजू सैमसन, और अभी इनको आयुर्वेदिक स्वच्छता ब्रांड हील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। विराट कोहली अभी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वाइज ये हेल्थ सर्विस और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। उसके अलावा विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, और आमिर खान अभी सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। फिर है अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन है? तो हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिख, ये तीनों टॉप पे हैं। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की है जो उनकी जीविका लागत पर बेस्ड है। तो इस 133 शहरों की सूची में टॉप पे 3 शहर हैं, चाइना का हांगकांग, पेरिस का फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। और लास्ट में यानी कि 133वें नंबर पे है सीरिया का दमिश्क। तो इस रिपोर्ट को 138 वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन में है, ये भी याद रखो। फिर अभी हाल ही में नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा भारत। तो अभी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। तो अभी भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता मिलने के साथ ही स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला ये दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अलावा जो दूसरे 3 देश हैं, भाई भारत चौथा बना ना, तो इसके अलावा 3 देश और कौन से हैं जिनके पास IMO के द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है? तो वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। तो ये जो इंडियन रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इससे हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता मिलेगी। अच्छा, IMO ये जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लंदन में मिलेगा। फिर है अभी हाल ही में 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया। ये कहाँ आयोजित होना था? तो आंसर होगा शिलोंग में। तो अभी कोविड-19 के कारण 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। ये फेस्टिवल हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। शिलोंग जो कि कैपिटल है मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। फिर अभी हाल ही में 2020 की एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा मलेशिया। तो अभी एपेक 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुइजुद्दीन यासीन की अध्यक्षता में की गई। अच्छा बताओ तो जरा, 2021 में एपेक समिट की मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। तो देखो, ये दूसरा मौका था जब मलेशिया ने एपेक समिट की मेजबानी की। इससे पहले भी वो 1998 में इसकी मेजबानी कर चुका है। एपेक मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में मिलेगा। बाकी 2020 की समिट जो है एपेक समिट, उसकी मेजबानी की होस्ट किया मलेशिया ने। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगिट, प्रधानमंत्री हैं मुइजुद्दीन यासीन। फिर अभी हाल ही में महिलाओं के लिए समर्पित स्थान विकसित करने की योजना तैयार करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। तो मुंबई महिलाओं के लिए समर्पित स्थान विकसित करने की योजना तैयार करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इसे संशोधित ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2034 के तहत डिजाइन किया गया है। अच्छा, मुंबई से आपको याद होगा कि अभी ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था ये। फिर अभी किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा असम में।
तो अभी असम के डिब्रूगढ़ में एक गो शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। तो सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। ये जो अस्पताल होगा ये 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। अब असम में बन रहा है पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और इसकी कैपिटल है दिसपुर। फिर है राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 की थीम क्या रही? तो आंसर होगा फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो अभी देश भर में 16 से लेकर 22 नवंबर तक नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया, जिसकी थीम रही फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। एक्चुअली में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में नेशनल फार्मास्यूटिकल वीक का आयोजन करती है और इसको मनाने का उद्देश्य है सभी हितधारकों को समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 23 नवंबर से 27 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह भी मनाया। फिर एक किस राज्य सरकार ने वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजना वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना शुरू की। देखो, आंध्र प्रदेश से 3 कैपिटल आप याद रखना है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर है हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दूसरे स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा एलन मस्क। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दूसरे स्थान पे कौन है, क्योंकि पहले स्थान पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है आप सभी जानते हो, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। मैंने आपसे दूसरा अमीर पूछा है, तो दूसरे हैं टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क। तो ये एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़ करके दूसरे स्थान पे आ गए। जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो स्पेस एक्स है वो भी इन्हीं की है। पहले नंबर पे जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे एलन मस्क, तीसरे नंबर पे बिल गेट्स। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर रहे। फिर 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा दिल्ली क्राइम। तो अभी हाल ही में 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई और इस बार नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता और इसके डायरेक्टर हैं रिची मेहता और शेफाली शाह पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आई है, जो 2012 में हुए निर्भया केस की जांच करती है। तो निर्भया केस पर बेस्ड है ये वेब सीरीज, जिसे काफी पसंद किया गया और इस तरीके से ये भारत की पहली वेब सीरीज है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में पुरस्कार जीतने वाली। फिर है किस देश ने चैंग E5 मिशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने पहली बार चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चैंग E5 लॉन्च किया है। ये 40 साल बाद दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन है। तो अब तक केवल 2 राष्ट्र, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ, चांद पर नमूना एकत्र करने में कामयाब हुए हैं। सोवियत संघ, जिसे अब रशिया कहा जाता है। तो इस अंतरिक्ष यान चांग E5 को चाइना के स्वदेशी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर है किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और इसने बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 सालों के लक्ष्य को मात्र 4 सालों में हासिल कर लिया और इसीलिए इसने पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। TX2 का मतलब है टाइगर्स टाइम्स 2, यानी कि बाघों को दोगुना करना। तो इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे केवल, जिनकी संख्या 2018 में बढ़कर 65 हो गई। अच्छा, मैं आपको और टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज में थे वो भी रिवाइज करवाता हूँ। पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा और ये अभी पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बना। ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला। उसी तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व भी न्यूज में था, मध्य प्रदेश में है ये और अभी इसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था और ये इस तरह का भारत का तो 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा टाइगर रिजर्व बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे।
फिर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। तो इस दिन को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही थी ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। फिर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन बनेंगे? तो आंसर होगा विली वॉल्श। तो पूर्व इंटरनेशनल एयरलाइन ग्रुप के सीईओ हैं ये विली वॉल्श, और ये 2021 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और सीईओ के रूप में शपथ लेंगे। ये अलेक्जेंडर दे जुनियाक की जगह लेंगे। इनके अलावा देखो दुअर्ते पचेको का नाम याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के ये नए प्रेसिडेंट बने। डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। और मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अच्छा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। फिर है हाल ही में यूनाइटेड नेशन महासभा ने किसे शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में चुना है? तो आंसर होगा फिलिपो ग्रैंडी। तो अभी यूनाइटेड नेशन महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी को फिर से 2.5 साल के लिए निर्वाचित किया है। ये जो फिलिपो ग्रांडी हैं ये इतालवी हैं और ये 1 जनवरी 2016 से इस पोस्ट पर, इस पद पर कार्य कर रहे हैं। बाकी सादिर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर दे क्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने। फिर है हाल ही में असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया। नाम बताइए उनका। आंसर होगा तरुण गोगोई। तो कांग्रेस पार्टी से असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके ये तरुण गोगोई, जिनका भी निधन हो गया। ये 2001 से लेकर 2015 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे ये, जिनका निधन हो गया अभी। बाकी रेणु देवी, यह भी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। वैसे तो बिहार के 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं। अच्छा, ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। चलो अब, एक तो रेणु देवी हो गई, दूसरे कौन है? और मिंटी अग्रवाल, ये युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी, जो कि देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइन कंपनी ने किसी महिला को अपना सीईओ बनाया। अच्छा, असम की बात हो रही है ना, तो एक और निधन वाला क्वेश्चन बताता हूं आपको। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका भी अभी कुछ समय पहले निधन हुआ था, वो भी याद रखना। फिर है किस राज्य सरकार ने अभयम एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और विशेष रूप से ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये अभयम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसकी 3 कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। फिर एक किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा ग्रेग बार्कले को। तो न्यूजीलैंड के हैं ये ग्रेग बार्कले, जिनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है, और ये भारत के शशांक मनोहर का स्थान लेंगे। बाकी के गोपाल कृष्णन, आरबीआई ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको बनाया। अभिजीत गुप्ता, दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इनको मान्यता दी गई। और एवा मुर्तो 1 दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। देखो आईसीसी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई में, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। फिर है अभी किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया, और इसी के साथ साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए डोर टू डोर अभियान भी शुरू किया। तो इससे कोविड-19 संदिग्ध के साथ साथ रोगग्रस्त रोगियों का पता भी लगाया जाएगा, और अन्य बीमारियों वाले रोगियों को भी इस अभियान के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय।
तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू किया है और इसका उद्देश्य है जरूरतमंद और गरीब लोगों को सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी इसने डाक विभाग के साथ मिलकर के एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। किस नाम से, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आंसर करना डाक पे नाम से। इसके एमडी सीईओ है जे वेंकट रामू, ये भी नए बने थे, इनका नाम भी याद रखना। फिर है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? नेशनल मिल्क डे, तो आंसर होगा 26 नवंबर को। तो भारत में साल 2014 से भारत के जो श्वेत क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जिनको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, उनकी जयंती को ही हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। कब? 26 नवंबर को। और अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 1 जून को मनाते हैं। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, 26 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में। इस दिन को वैसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक्चुअली में पहले 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में मनाते थे। फिर 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के दिन भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अम्बेडकर जी के विचारों का प्रसार करने के लिए इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। सिंपल सा याद रखो, 26 नवंबर को एक तो नेशनल मिल्क डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग मना रहे हैं। फिर है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विनय सीतापति ने। बाकी चित्रा बनर्जी दीवा करूनी द लास्ट क्वीन नाम की बुक को इन्होंने लिखा। टी बंदोपाध्याय पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा। और गुलजार जो कि कवि और गीतकार है, अभी इनके जीवन पर एक बुक भी रिलीज की गई थी जिसका नाम है बॉस कियाना। फिर इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली पहली अरब महिला कौन है? तो आंसर होगा शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिमी। तो अभी शेख बोडोर को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और इस पद पर नियुक्त होने वाली अरब दुनिया की पहली महिला बन गई है और पूरे विश्व की दूसरी महिला बनी है। अच्छा, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी अरहम ओम तलसानिया गुजरात के 6 साल के हैं ये बच्चे और अभी दुनिया में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने थे ये। बाकी दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट बने, ये पुर्तगाल से हैं। और विली वॉल्श इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ बने थे ये। फिर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा विजय सिन्हा को। अच्छा, भी आपको बताया बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं फिर से बन गए कौन? नीतीश कुमार 7वीं बार बने ये। रेणु देवी ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। वैसे तो यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, एक तो ये रेणु देवी हो गई और एक तार किशोर प्रसाद हो गए। अच्छा, अभी ज्ञानेंद्रो निगुंगबाम, इनका नाम भी न्यूज में था, हॉकी इंडिया के ये अध्यक्ष बने। बिहार की बात करेंगे तो कैपिटल पटना है और मुख्यमंत्री तो ये हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। फिर अभी किसने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी पुस्तक को रिलीज किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। तो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10 गुरुओं में से एक गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके आदर्शों पर एक बुक रिलीज की है। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है ये बुक को किसने लिखा है? तो फिर आंसर क्या कर दोगे आप? कृपाल सिंह ने इस बुक को लिखा है। बाकी राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अभी कुछ बुकों को लॉन्च किया, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन्होंने बुक रिलीज की है जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। उसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सिलेक्टेड भाषणों पे 2 बुकों को लॉन्च किया है जिनका नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर। इसके अलावा इन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो एम वेंकैया नायडू जी हैं, उनके 3 साल पूरे होने पर एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या था? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। और खुद एम वेंकैया नायडू जी ने अभी एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम है तावास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण।
और भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्होंने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है माझी बिंत। फिर अभी हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड की संसद के द्वारा सर्वसम्मति से कानून पारित करने के बाद स्कॉटलैंड महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जैसे पीरियड्स प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या होती है बताओ? एडिनबर्ग होती है। फिर हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, तो आंसर होगा महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। ये कर्नाटक में है, तो अब जल्दी इसका नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा जाएगा। महादेवप्पा मेलारा ये हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। अभी आपको याद होगा कर्नाटक में एक और स्टेशन है जिसको कहते हैं हुबली स्टेशन, उसका नाम भी बदल दिया गया। और किसके नाम पे बदला गया? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर। बाकी आप जानते उत्तर प्रदेश का एक नौगढ़ रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया बदल के। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया। फिर आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया, तो आंसर होगा डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी वित्तीय संकट से जूझ रहा था ये लक्ष्मी विलास बैंक, जिसको अब डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। ये जो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये सिंगापुर का जो सबसे बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक, उसकी भारत में एक ब्रांच है जिसमें अब लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज कर दिया गया। देखो, डीबीएस बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में, जिसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। फिर अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा जैक सुलिवन को। अच्छा, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा। एंटनी ब्लिंकेन अभी अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने थे ये। ग्रेग बार्कले ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये। और फिलिपो ग्रैंडी, यूनाइटेड नेशन महासभा ने इन्हें शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त चुना था। अभी अमेरिका में आपको पता है नए राष्ट्रपति चुने गए कौन? जो बाइडेन 46 नंबर के हैं। और अभी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी कमला हैरिस। फिर एक किस आईटी कंपनी के फाउंडर व पहले सीईओ फकीर चंद्र कौली का निधन हो गया, तो आंसर होगा टीसीएस। इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में भी जाना जाता था। टीसीएस के फाउंडर व पहले सीईओ थे ये फकीर चंद्र कौली। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वैसे वर्तमान में टीसीएस के जो सीईओ हैं वो राजेश गोपीनाथन है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर एक किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा, तो आंसर होगा अयोध्या हवाई अड्डा। तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको ये हवाई अड्डा। बाकी देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हावेरी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। और कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पे रखा जाएगा। और मंडवाडी रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश में ही है, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फिर है भारत की ओर से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया, तो आंसर होगा जल्लीकट्टू को। तो अभी भारत की ओर से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को 13वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जल्लीकट्टू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया है। बाकी गली बॉय आप जानते होंगे 2020 में ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट तो किया गया था पर ये जीत नहीं पाई थी। और दिल्ली क्राइम हमने पढ़ा था। 48वें एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए चुना गया। और नटखट ये विद्या बालन की फिल्म है। नटखट अभी इसने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता था। फिर अभी किस राज्य सरकार ने टी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये दी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आग लगने पर या तूफान आने पर या गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में आपको मदद मिल जाएगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री तो हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है।
फिर है अभी हाल ही में इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमृत राज ने। बाकी हमने पढ़ा था विजय सीतापति, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी जिसका नाम है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और अनुपम खेर ने लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। और चेतन भगत ने लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। फिर अभी हाल ही में प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में। तो भारत में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बन रही है, कहाँ पे? नोएडा में। तो अभी तो इसे पायलट बेसिस पे बनाया जा रहा है, अगर सब कुछ सही रहता है तो ऐसा और भी जगह किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे लिए प्लास्टिक वेस्ट ही है। और इसी तरह से प्लास्टिक कचरे से आपको याद होगा पिछले साल हमारी जो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी, उन्होंने प्लास्टिक कचरे से निर्मित चरखे का भी उद्घाटन किया था। अभी आपको याद होगा कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, याद रखना। फिर है हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI यानी कि हाईटेक नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्राहकों के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि ऐसे ग्राहकों को वित्तीय लाभ दिया जा सके। मतलब जैसे कि आप SBI के कस्टमर्स हैं और मर्सिडीज कार बुक करते हैं, तो बुकिंग के समय आपको स्पेशल ऑफर्स दिए जाएंगे, बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो अभी इसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की थी। ICICI बैंक देश की पहली कार्डलेस EMI सुविधा शुरू की। बाकी मर्सिडीज बेंज ये आपकी जर्मन की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्टटगार्ड जर्मनी में। और SBI से तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका, इसके नए चेयरमैन बन गए, नाम बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में नाम बताओ। फिर है हाल ही में 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक का जो मार्केट कैपिटल है वो 8 लाख करोड़ को पार कर चुका है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। देखो बैंकों में तो ये पहला बैंक हो गया, लेकिन ऑल कंपनीज में बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे है। पहले पे रिलायंस, दूसरे पे TCS और तीसरे पे आ गया HDFC। बाकी लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में हमने पढ़ा था अभी, इसका विलय हो गया DBS बैंक ऑफ इंडिया में। ICICI बैंक से आप याद रख सकते हो कि क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था। और अभी इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। इसके अभी नए MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन। टैगलाइन इसकी होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 104। तो भारत तो 104 पे आ गया, जबकि इससे पहले जो अक्टूबर में इसकी रैंकिंग आई थी उसमें भारत 108 नंबर पे था, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ। और टॉप पे हमेशा की तरह बना हुआ है बेल्जियम। देखो फीफा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। फिर अभी किसे 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो आंसर होगा एक तो बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद अल नयान। बेंजामिन नेतन्याहू आप जानते ही हो, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं ये मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और इन दोनों को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इन्हें अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने में उनकी भूमिकाओं के लिए नामित किया गया है। आपको याद होगा अभी सितंबर 2020 की बात है, ये घोषणा हुई थी कि इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। फिर अभी हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? तो आप जानते ही हो, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। तो बेसिकली छोटे और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये योजना, इसमें उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अच्छा देखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती याद रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो गए और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर अभी भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। तो हम हर साल पिछले 10 सालों से ही 27 नवंबर को ये इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। एक वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी होता है वैसे, वो हम 13 अगस्त को मनाते हैं। फिर है अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में
अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, ये अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट, ये क्या करता है, मतलब ये जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे मीठे पानी में बदलने का काम करता है। अच्छा, हमने कहा ये चौथा बन गया ऐसा करने वाला। इससे पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। फिर हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात अभी हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। वर्तमान में इस प्लांट की कैपेसिटी 600 मेगावाट है, लेकिन 2023 तक इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 2400 मेगावाट तक कर दिया जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, और यहाँ के फिर से प्रेसिडेंट बन गए थे शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, दुबई में। फिर हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी? तो आंसर होगा भारतीय तीरंदाजी संघ को। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में इसको मान्यता दे दी है। एक्चुअली में हुआ क्या था, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मान्यता को मंत्रालय ने 2012 में खत्म कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपने चुनाव नहीं करवाए थे, लेकिन अब फिर से मान्यता मिल गई है, अच्छी बात है। अच्छा, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि आप जानते हो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। फिर है किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ये 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी, और ये देश की पहली सुरंग होगी जो नदी के नीचे से जाएगी। और ये जो सुरंग है ये अपर असम के गोहपुर और नुमालीगढ़ को आपस में जोड़ेगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कोलकाता में जो हुगली नदी है उसके नीचे चलेगी। फिर है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड कौन सा रहा? तो आंसर होगा MIT, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। और भारत में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? तो IIT बॉम्बे रहा है। पूरे वर्ल्ड में 172 नंबर पे है वैसे ये। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये एशिया में टॉप रहा है। फिर है हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट होने वाली, चुने जाने वाली भारत की दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा शेमलेस। तो अभी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शेमलेस को 93वें ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया, और इसी के साथ ये भारत की दूसरी फिल्म बन गई है ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट होने वाली। पहली कौन सी थी? फिर हमने पढ़ा था जलीकट्टू मलयालम फिल्म है, उसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। बाकी शेमलेस, इसके राइटर और डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स। दिल्ली क्राइम, इसको याद रखना, 48वें एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला था, नटखट। और अभी इसने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता था। डायरेक्टर इसके शान व्यास हैं। फिर अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा क्वारंटाइन को। तो अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा, ये वर्ड ऑफ द ईयर कैसे चुना जाता है कि उस साल उसकी वेबसाइट पर जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो उसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, यानी कि कॉलिंस डिक्शनरी में जो उसकी वेबसाइट है इस साल लॉकडाउन को सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो, ये मतलब हो गया इसका। फिर अभी देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, यानी कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल का? तो आंसर होगा जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अभी आपको याद है 27 नवंबर को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया था, और उसी दिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने देश के पहले ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। तो ये जो स्मारक है बेसिकली उन लोगों को सम्मान को समर्पित करता है जिन्होंने सैकड़ों अन्य लोगों को जीवन दिया है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे ही पिंक सिटी बोलते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी इसको शामिल भी किया गया था। फिर है भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने री इन्वेस्ट 2020 समिट का उद्घाटन किया था, और उसी में उन्होंने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। तो भारत विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही में उन्होंने कहा था कि इस समय भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 136 मेगावाट है, जो कि देश की टोटल एनर्जी कैपेसिटी का 36% है।
अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी का? 175 गीगावाट। और 2030 तक का लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी का 450 गीगावाट। फिर है अभी हाल ही में पगार बुक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। बाकी रवि किशन ये भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बने। लुइस हैमिल्टन जो कि फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर है, ये एलजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। वैसे ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी। फिर अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीओओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माइकल क्लार्क। तो माइकल क्लार्क इनको अभी हीरो मोटोकॉर्प के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी जैक सुलिवन अमेरिका में आपको याद है अभी नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। एंटी ब्लिंकेन अमेरिका में नए विदेश मंत्री बने। और ग्रेग बार्कले ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने जो कि न्यूजीलैंड से हैं। हीरो मोटोकॉर्प इसके चेयरमैन पवन मुंजाल हैं। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश रहा है अफगानिस्तान। अच्छा, ये इंडेक्स जारी किसने किया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने। और भारत की बात करेंगे तो भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा है, मतलब 8वां सबसे प्रभावित देश है आतंकवाद से।